नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने विषयों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीएसआई की जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है लगभग 25 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है। और दिल्ली पुलिस में भी जो है बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, 20 जनवरी के आसपास तक के बीच में कोई डेट आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करने पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए आपकी इसी रिवीजन की श्रृंखला में एक बार फिर से मैं मनीष कुमार जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट लेकर के आप सभी लोगों के लिए आया हूं। इस चैनल पर आप सभी लोगों को जीके जीएस के लगभग 65 से 70 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और जो है कंप्यूटर के अलग प्रैक्टिस सेट होंगे और यूपीएसआई के लिए मूल विधि और हिंदी के अलग से प्रैक्टिस सेट जरूर करवाए जाएंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में होंगी, तो आप सभी लोग जो है इनका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको यूथ पब्लिकेशन के भी कुछ जो है प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और कुछ हमारे द्वारा टॉपिक वाइज जो सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं उनको भी जो है आप सभी लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूं, जो आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल जो है लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए, आपने देखा इसमें इस टेस्ट पेपर में जो है ये जो दूसरा वाला है, एक टेस्ट पेपर मैंने यूथ वाला इसमें जो है आपको करवा दिया है। अभी ये हमारा खुद का जो बनाया हुआ है उसमें देखिए हम एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे कि आपकी एक बेहतर तैयारी, बेहतर समझ हो सके आपको जो है अपने तैयारी के दौरान। तो इस टेस्ट पेपर में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले और 40 क्वेश्चन का सेट होगा और बहुत अच्छे से डिटेल के साथ सारी चीज़ें हम करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें मैं और बता दूं, अगर आपको जो है थोड़ा सा जानने की इच्छुक हो तो इस टेस्ट पेपर में हमने एक खास क्या किया है, देखिए ये सारे जो है आंसर की के साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी बाद में दिया गया है। 5 से 6 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप जो है वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये हमारा जो प्रयास है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप छोटा सा अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपका छोटा सा सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें हो पाएंगी। और इसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए हमारा पहला सवाल है जो, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, आवाज़ आ रही है। चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? बताइए, लोहा, तांबा, चांदी या सोना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से इसको ज़रूर देखिएगा। तो किस धातु से जो है परिचित थे या प्रयोग करते थे? तो तांबा धातु से प्रयोग करते थे। ध्यान रखना है, सिंधु घाटी के जो लोग थे तांबे और कांसे से, यानी कि कांसा एक धातु होती है, उससे भी ये परिचित थे। और इसका एक आपको उदाहरण में सिंपल से बता दूँ तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। वो किस चीज़ की है? तो वो कांसे की बनी हुई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो किस चीज़ की बनी है? तो कांसे की, ठीक है। और इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। और लोहे का प्रयोग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोहे का प्रयोग जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है इसका प्रयोग नहीं होता था। इसका प्रयोग कब से होना चालू हुआ है? लगभग 1000 ईसा पूर्व में होना चालू हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसका जो है प्रारंभ हुआ। और ख़ास पर कहाँ से मिला? पहली बार लोहे के प्रयोग के जो प्रमाण मिले हैं वो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं, अंतरजी खेड़ा से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पावासी जो है मिश्र धातु मिश्रण की जो तकनीक थी उसमें निपुण थे। ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको जानने ज़रूरी थे। एक मिनट में थोड़ा सा चीज़ें, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल,
सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है आपको बताना है। व्हिच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? बताइए। शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? तो दोस्तों सूर्य जैसे आपने यहाँ पे देखा ये सन है, तो यहाँ पर आपको एक ग्रह नज़र आएगा, कौन सा है वो? बुध है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा शुक्र नज़र आएगा, यहाँ पर आपको पृथ्वी नज़र आएगी, यहाँ आपको मंगल नज़र आएगा, मंगल यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको कुइपर बेल्ट की एक जो है क्षुद्र ग्रह पेटिका नज़र आएगी। इसके बाद आपको बृहस्पति नज़र आएगा, बृहस्पति नज़र आएगा, फिर आपको यहाँ पर शनि नज़र आएगा, शनि नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको अरुण नज़र आएगा, फिर आपको वरुण नज़र आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो सारे ग्रह हैं एक क्रम में इस प्रकार हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह पेटिका के जो अंदर वाले हैं इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह पेटिका के बाहर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए और ध्यान रखिएगा। ये बुध ग्रह जो है सूर्य के क्या है? सबसे नज़दीक का है। तो आपका ये जो सवाल है सबसे निकट का ग्रह पूछा जा रहा है तो बुध हो जाएगा। लेकिन बुध के बारे में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, बुध में क्या है? कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह नहीं है इसके पास, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसकी सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? तो ये 58 मिलियन जो है किलोमीटर के आसपास है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए कि कितनी दूरी पर है। ध्यान रखिएगा, इस पर वायुमंडल ना होने के कारण इसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, सूर्य के पास होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आप सभी लोगों को पता है ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा इसमें होती है। तो इसी वजह से यह ऊष्मा को बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है, इसलिए इसका तापमान कई बार कितना हो जाता है? 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है और वहाँ पर 465 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान यहाँ पर शुक्र ग्रह पर है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध जो है यह सबसे छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह भी है। अच्छा, ये जो है ना बुध के पास है ना शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगर उपग्रहों की संख्या के बारे में बात करें तो सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हैं? शनि के पास हैं। सबसे अधिक उपग्रह, अधिक उपग्रह किसके पास हैं? तो शनि के पास हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लगभग नई गणना के अनुसार लगभग 182 के आसपास शायद उपग्रह इसके हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये आपको जानने ज़रूरी थे, क्योंकि सवाल हो सकता है ज़रूर ना कि रिपीट हो, लेकिन आपसे कई बार ऐसा होता है कि उसके एक्सप्लेनेशन से सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है? बताना है आपको। भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है? चलिए बताइए भाई। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, या दक्कन का पठार, या मेघालय का पठार? भारत की सबसे बड़ी भूमि जो है कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है? तो वह दक्कन का पठार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर आप ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र का नक्शा देखते हैं आप ऐसे, तो यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपको ये नज़र आता है पूरा। तो यहाँ पर पूरे में ये क्या है? ये दक्कन का पठारी क्षेत्र फैला हुआ है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इधर आपको छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र नज़र आएगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे आपको दंडकारडिया का पठार नज़र आएगा, दंडकारडय का पठार नज़र आएगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार नज़र आएगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पे आपको बघेलखंड का पठार नज़र आएगा, बघेलखंड का पठार नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सवाल रिपीट हो, लेकिन आपको अगर एक बार मैपिंग से चीज़ें जो है याद रहेंगी तो आप निश्चित तौर पर वहाँ पर सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यह चीज़ें हमने देख लिया है। तो मालवा का पठार कहाँ है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बघेलखंड का पठार कहाँ है, तो ये चीज़ें आपने सारे लोगों ने देख लिया है। और प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग पर यह देखिए आपको फैला नज़र आएगा। तो दक्कन का पठार, तो ये सबसे बड़ा जो है पठारी क्षेत्र हो जाएगा। या प्राचीन ज्वालामुखी जो शिलाएँ थी, दरारी उद्गार प्रकार की जो ज्वालामुखी हुई थी प्राचीन काल में भारत में, तो उससे जो है इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है, तो बेसाल्ट मिट्टी का भी विकास हुआ है, बसाल्ट मिट्टी का विकास हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है ये। ठीक है, और यहाँ से जो है कृष्णा गोदावरी नदियाँ जो हैं इस क्षेत्र से प्रवाहित होती नज़र आती हैं। ठीक है, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है लगभग 600 से 900 मीटर के आसपास, 600 से 900 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, बल का एसआई मात्रक क्या है, जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल। बल का एसआई मात्रक क्या है बताइए। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या है, तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आजकल ऐसे सवाल भी सीधे सूत्र तरीके से दे करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो है बल का एसआई मात्रक जो है ये किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम जो है किसके नाम पर किया गया है, आइजैक न्यूटन के नाम पर किया गया है। और गति शास्त्र में, यानी कि जब आप किसी चीज़ की गति नापते हैं उसके संदर्भ में ये न्यूटन का जो लॉ है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, बुद्ध की नगरी, या सोने का नगर, या जल का नगर। बताइए, मृतकों का टीला, बुद्ध की नगरी, सोने का नगर, या जल का नगर। मोहनजोदड़ो का अर्थ तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला जो है ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ये मोहनजोदड़ो का सही अर्थ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि माउंट ऑफ डेथ जो है किसका अर्थ है, तो आपको क्या बताना है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। माउंट ऑफ डेथ जो है हिंदी में भी लिख कर पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है ऐसा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये मोहनजोदड़ो जो है एक क्या है, एक प्रकार की यह है सैंधव सभ्यता का नगर था। सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, सभ्यता का नगर था। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में दोस्तों ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। और यहाँ से नालियाँ और स्नानागार का जो विशेष साक्ष्य मिला है, खासकर आपसे स्नानागार जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल में। स्नानागार, स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सैंधव घाटी सभ्यता में, तो आपको क्या बताना है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अच्छा इस स्नानागार के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं, जैसे इसकी लंबाई कितनी है, तो 11.8 मीटर थी। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 7.2 मीटर के आसपास थी शायद। और इसकी गहराई है 2.45 मीटर के आसपास थी, लगभग 2.5 मीटर के आसपास जो है इसकी गहराई थी। ये किसी पवित्र जो त्यौहार वगैरह होते थे उसमें लोग जो है इस जो है स्नानागार में क्या करते थे, स्नान करते थे, पवित्र स्नान करते थे इसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो डाटा मैंने आपको बताया ये कई एग्जामों में लगातार पूछा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा इसकी खोज कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाई गई थी, शायद राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एक बार आप थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको जानने ज़रूरी थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको ये बात बिल्कुल पता होगी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र।
बताइए भाई। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास। अब इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ, एक बार आपको इसे अच्छे से ध्यान से समझना है केवल, ठीक है। अब जैसे ये गंगा नदी है तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ये गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ से जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी के नाम से निकलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी एक सहायक नदी यहाँ पर आके क्या मिल जाती है? भिलंगना नदी मिल जाती है, भिलंगना नदी। इसके आगे एक अन्य सहायक नदी आके मिल जाती है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। ये कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। इसकी एक अन्य सहायक नदी, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है दक्षिणी क्षेत्र से, उसका नाम क्या है? यमुना नदी। ये कहाँ पर मिलती है? तो ये आके मिलती है प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है। और इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र से एक अन्य नदी मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये पटना के समीप फतुहा नामक जगह पर जो है ये गंगा से मिल जाती है। अच्छा, गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में आपको ध्यान रखना है, एक तो है गोमती नदी, गोमती नदी। इसके बाद आपको एक अन्य नदी नज़र आएगी घाघरा नदी, घाघरा नदी, ठीक है। आपको कुछ अन्य नदियाँ भी ध्यान रखना है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आएगी गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। यहाँ पर आपको एक अन्य नदी आएगी, ध्यान रखिएगा, एक राम गंगा नदी भी गंगा की सहायक नदी है, राम गंगा, राम गंगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपको आएगी नदी कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। फिर एक अन्य नदी नज़र आएगी आपको महानंदा, महानंदा नदी, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नदी। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? पद्मा नदी। फिर इसमें ब्रह्मपुत्र की एक शाखा मिल जाती है जिसे जमुना कहा जाता है। फिर मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी, आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको जो है बता दिया हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास और हमारी मेहनत जो है पसंद आए और क्लास आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो छोटा सा सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है कीमती हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है? चलिए, हमारा अगला सवाल, प्रकाश की गति क्या है? आपको बताना है कि प्रकाश की गति क्या है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? बताइए क्या है। तो प्रकाश की गति आपने अक्सर सुना होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह जो है किसकी गति है? यह प्रकाश की गति है। ध्यान रखिएगा, यह प्रकृति की सबसे तेज गति मानी जाती है, प्रकृति की सबसे तेज गति है, प्रकृति की सबसे तेज गति है, तेज गति मानी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं? तो सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निर्वात में स्थिर रहती है, निर्वात में स्थिर रहती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? निर्वात में स्थिर रहने का क्या मतलब है? जिस प्रकार से किसी माध्यम में गति करती है उसी प्रकार से यह निर्वात में भी गति करती है। निर्वात में इसकी गति जो है रुकती नहीं है, लेकिन जैसे ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं? उनके संचलन के लिए क्या होते हैं? किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, और यही वजह है कि अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो है आवाज़ को नहीं सुन पाता है, क्योंकि वहाँ पर वायु के संचरण के लिए, आवाज़ के संचरण के लिए, ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी प्रकार का कोई माध्यम जो है वहाँ पर विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये प्रकाश की गति जो है ये किस सिद्धांत पर काम करती है? ये भी सवाल पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सापेक्षिकता के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? सापेक्षिकता के सिद्धांत पर काम करती है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बताइए। हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर बैंक? हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है?
तो हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनकी अवस्थिति कहाँ है ये इसी से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और इसको ये बात आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने करवाया था? एक सेकंड मैं लिख देता हूँ ठीक से। इसकी 1921 में खोज हुई थी, इसको दयाराम साहनी ने करवाया था। दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज करवाया था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और मोती जो हैं काफ़ी चीज़ें मिली हैं, और ये सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख नगर माना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसी स्थल के नाम पर जो है इस सभ्यता का भी नाम पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता इसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल, जोग, नोहकली खाई या बरही पानी? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे सवाल दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। निश्चित तौर पर ये आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। अच्छा, किस नदी पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वराही नदी पर है, वराही नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? वराही नदी पर। इससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मानसून के समय जो है इसका प्रवाह काफ़ी तेज हो जाता है, क्योंकि मानसूनी वर्षा के द्वारा इसमें जल की जो है मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा जलस्तर इसका बढ़ जाता है। अच्छा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में है। ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ठीक, चलिए, अच्छा, इसकी ऊंचाई भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कुंचिकल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर के आसपास एवरेज में इसकी जो है ऊंचाई है। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 240 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड, 340 मीटर प्रति सेकंड या 400 मीटर प्रति सेकंड? बताइए। तो दोस्तों, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ये वायु में कितनी होती है? तो 340 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। औसत गति है ये। ठीक है, औसत गति है, और यह तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की गति जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर भी निर्भर करती है। तापमान और नमी दोनों पर निर्भर करती है। आपसे अगर स्टेटमेंट में सवाल पूछा जाए कि ध्वनि की गति जो है तापमान पर निर्भर करती है, तो बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति जो है नमी पर भी निर्भर करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिएगा, ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति, सबसे अधिक होती है, और यहाँ पर गैस में सबसे कम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ध्वनि को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे हैं, इनके संचलन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको जानने ज़रूरी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें मैं एक बार और दिखा देता हूं। दोस्तों, ये जो आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल रही है, इसमें आप देखेंगे कि हमने किस प्रकार से चीज़ों को शामिल किया है। तो इसमें हर सवाल के साथ दोस्तों ये लास्ट में हमने एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से सारे 5 से 6 पॉइंट के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। देख लीजिए ये सारी चीज़ें आप सभी लोग। अगर आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगें तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे अंतिम समय में जो है एग्ज़ाम के रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मील का पत्थर साबित होंगी आपके अंतिम समय में रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम अपने सवालों पर आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी लोगों को अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। चलिए हमारा अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? बताइए, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? इंद्र की, अग्नि की, वरुण की या सोम की?
दोस्तों ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति जो है किस देवता की है, तो इंद्र की है, इंद्र देवता की है। और इनको जो है ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में जो है इनकी चर्चा की गई है। कितने सूक्तों में, तो लगभग 250 सूक्तों में जो है इनकी चर्चा की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। अच्छा, ये इंद्र देवता किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो युद्ध के देवता इन्हें कहा जाता है। युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। आपने व्यवहारिक तौर पर गांव में भी सुना होगा कि इंद्र भगवान वर्षा करवा दीजिए, वर्षा नहीं हो रही है, तो इंद्र का नाम लेते हैं क्योंकि इंद्र देवता को जो है वर्षा का देवता माना गया है। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में जो है किनका अन्य का भी वर्णन मिलता है, तो अग्नि और सोम का भी वर्णन मिलता है। अग्नि और सोम देवता का भी वर्णन मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऋग्वेद जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है। और इसी वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे सीधा सा सवाल बनता है कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र जो है ऋग्वेद में कहाँ पर किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया है, पुरुष सूक्त में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कर्मकांडी प्रवृत्ति किसमें है सबसे ज़्यादा, तो अथर्ववेद में है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है ये बताना है आपको। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या निकोबार। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जैसे आप यहाँ पर भारत की अवस्थी के देखते हैं, भारत की अवस्थी ऐसे देखते हैं, एक सेकेंड, जैसे आपने भारत को ऐसे देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बिंदु है यहाँ पर, और दूसरा जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आप देखते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ का मुख्य भूमिका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप कन्याकुमारी टिक मारेंगे। अगर आप भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो आप इंदिरा पॉइंट जो है टिक करेंगे। अच्छा, इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। और 2004 में जब सुनामी आई थी तो आंशिक रूप से ये जो है डूब गया था, लेकिन अभी भी अस्तित्व में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट जो है किस अक्षांश पर अवस्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 डिग्री 4-5 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी था। चलिए हमारा अगला सवाल, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, जूल, न्यूटन, वॉट या कैलोरी। तो दोस्तों ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई जो है जूल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन और 1 मीटर। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो जेम्स जूल्स के नाम पर, जेम्स जूल के नाम पर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे यांत्रिक, ऊष्मीय और विद्युत ऊर्जा मापने का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सभी जितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उनके लिए एक इकाई होती है जूल। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट पे। चलिए हमारा अगला सवाल, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या राजगृह में। तो कहाँ पर दिया था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा निश्चित तौर पर, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, अच्छा, इस प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पर सारनाथ के पास ही, सारनाथ के पास जो है यहाँ पर क्या है, अशोक का सिंह स्तंभ भी है, अशोक
का सिंह स्तंभ भी है, सिंह स्तंभ भी है, जो कि हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक में जो है वो अशोक का चक्र जो लिया है, कहाँ से लिया है, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया है। वह कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में अवस्थित है। और ये सारनाथ कहाँ पर अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में अवस्थित है, वाराणसी में अवस्थित है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म के 4 जो प्रमुख तीर्थ हैं उनमें से एक माना जाता है सारनाथ। ठीक है, यहाँ पर एक अन्य शब्द को भी ध्यान रखिएगा, सारनाथ में यहाँ पर मृगदांव भी अवस्थित है, मृगदांव। इसका संबंध किससे है, तो बुद्ध से यह संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मृगदांव का संबंध किससे है, तो बुद्ध से संबंधित है। और ये कहाँ पर है, तो सारनाथ में अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या आप सभी लोगों को क्लास जो है समझ में आ रही है? क्या हमारा एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों के लिए कामगर है या नहीं, आप बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। चलिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी झील, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी झील हो जाएगी, ये चिल्का झील हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो इस क्षेत्र में उड़ीसा पड़ता है, यहाँ पर जो है चिल्का झील अवस्थित है। ठीक है, चिल्का झील। मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे अगर आपको सवाल नहीं भी आता है तो आप कॉन्सेप्ट के बेस पे चीज़ों को आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा के अंतर्गत आती है, उड़ीसा में। ठीक है, और इसे ध्यान रखिएगा, चिल्का झील को एक अन्य उपमा दी जाती है, पक्षी स्वर्ग कहा जाता, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपसे सिंपल सा सवाल बनेगा, पक्षियों का स्वर्ग निम्नलिखित में से किस झील को कहा जाता है, तो आप क्या मारेंगे, चिल्का झील मारेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ डॉल्फिन भी पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है खारा जल पाया जाता है, इसीलिए खारे पानी की झील कहा जाता है। अच्छा, वूलर झील क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। ठीक है, झील है। ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कहाँ पर है, ये सांभर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, ये खारे पानी की झील है। अंतः क्षेत्र में अवस्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये सांभर झील है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पुलिकट झील कहाँ पर है, पुलिकट झील जो है ये भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर यानी कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, चलिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है, हर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऊर्जा का संरक्षण होता है, गुरुत्व बल कार्य करता है। बताइए न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है, हर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया का जो बल लगता है उसे तीसरे नियम के नाम से जाना जाता है न्यूटन के। और ध्यान रखिएगा, यह गति विज्ञान का मूल सिद्धांत माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गति विज्ञान का मूल सिद्धांत किसे माना जाता है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को माना जाता है। और इसी नियम के आधार पर रॉकेट का प्रक्षेपण भी होता है, रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है, जैसे आपने ये रॉकेट ऐसा देखा है, ऐसे इसमें क्या किया जाता है, ईंधन भर दिया जाता है कस के। जब इसको जो है जलाया जाता है तो ईंधन क्या करता है, जल के नीचे की ओर तेज़ी से जो है इसको फेंकता है। और ये जो नीचे की ओर तेज़ी से फेंकता है, इसी की वजह से नीचे से भी एक प्रतिक्रिया बल लगता है और रॉकेट क्या होता है, ऊपर की दिशा की ओर जो है गति करने लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अशोक के शासनकाल की राजधानी क्या थी, बताइए अशोक के शासनकाल की राजधानी क्या थी, उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। तो दोस्तों अशोक के शासनकाल की राजधानी क्या थी, तो वो थी पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र राजधानी थी। और ये वर्तमान में इसके स्थान पर क्या है, तो पटना शहर बसा हुआ है इसके स्थान पर। वर्तमान में पटना शहर जो है, यही पूर्व में कभी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अशोक का संबंध किससे है, तो मौर्य वंश से।
मौर्य वंश से संबंधित हैं अशोक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से अशोक के जो है कई अभिलेख मिले हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताइए। अभी हमने एक पठार के बारे में पढ़ा था, जो सबसे बड़ा पठार कौन सा है प्रायद्वीपीय भारत का, तो वो चीज़ आपने देखी थी। अब यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या शिलांग का पठार। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये मूलतः कहाँ पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में अवस्थित है। कई जगह किताबों में आपको ये मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये उस समय की बात है जिस समय जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था। अब विभाजन हो चुका है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो अब जो है ये लद्दाख के क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 3000 से 5000 मीटर के आसपास। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर यह जो है पाया जाता है। ध्यान रखिए कि लद्दाख के पठार को एक अन्य उपमा के से भी जो है संबोधित किया जाता है, इसे छतरी प्रदेश भी कहा जाता है, छतरी प्रदेश। ठीक है, इसे छतरी प्रदेश भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है। कई जगह आपको किताबों में 2 जगह के नाम पे मिलेगा। कोल्ड डेजर्ट जो है कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और लद्दाख के पठारी क्षेत्र में भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुष्कता बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। इसी वजह से यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थितियाँ बन जाती हैं, तो इसीलिए इन दोनों क्षेत्रों में जो है कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है, ठंडा मरुस्थल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल, परावर्तन किससे संबंधित है? परावर्तन जो है किससे संबंधित है बताना है आपको, दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या ग्रेटिंग से। तो दोस्तों परावर्तन का संबंध किससे है, तो वो है दर्पण से। ठीक है, दर्पण से संबंधित है। दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वह परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। इनके प्रयोग जो हैं अन्य अन्य सवालों में आगे जो भी आएंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। आपसे सिंपल सा सवाल बन सकता है बेसिक में कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर्स में भी आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। और समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परावर्तन का जो प्रकाश का जो परावर्तन है उसका कोण समान होता है, यानी कि चाहे इस जगह से परावर्तित किया जाए दूसरी जगह से परावर्तित किया जाए, उसका परावर्तन का कोण जो होता है दोस्तों वो हमेशा समान होता है। ठीक है, और यह प्रकाशिकी का मूल सिद्धांत माना जाता है, परावर्तन का कोण का समान होना। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था बताइए। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, कुसुमपुर, वैशाली, राजगृह या चंपा। तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो ये कुसुमपुर था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसे बाद में जो है किस नाम से भी जाना गया, पाटलीग्राम से भी नाम से जाना गया, पाटलीग्राम नाम से भी जाना गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यह एक वहाँ का एक छोटा सा गाँव था जिसको जो है पाटलीग्राम नाम दिया गया था। और यह जो कुसुमपुर जो है उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि राजधानी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गंगा और सोन के जो है संगम के पास इसकी अवस्थिति है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपको कई जगह नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की। पहले तो ये भी ध्यान रखना है, मेगास्थनीज की, उसमें इसका जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, उसमें इसका जो है क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, उसका जो है वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में निम्नलिखित में से किस स्थानों की जो है चर्चा की गई है, तो आप क्या बताएंगे, तो वो कुसुमपुर की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, कांडला, चेन्नई या विशाखापत्तनम, बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यह प्राकृतिक बंदरगाह है,
प्राकृतिक बंदरगाह है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको चयन करना है कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भारत के कुल समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा जो है यहीं से होकर व्यापारित होता है, व्यापार किया जाता है। और यह ध्यान रखिएगा, इसे जो है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई बंदरगाह जो है यहाँ पर जो है इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया भी कहा जाता है। ये कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है, अरब सागर में अवस्थित है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारतीय नौवहन उद्योग में जो है इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता है? यहीं से होता है। चलिए, हमारा अगला सवाल, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? बताइए, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट इज क्या है? बताइए। तो क्या है, क्या अंतर हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वजन बल है, वजन क्या है? बल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। द्रव्यमान एक स्केलर राशि है, ठीक है, यानी कि मापी जा सकती है, जो वस्तु के पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है। वजन एक बल है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है, जबकि जबकि वजन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में वजन जो होता है लगभग शून्य माना जाता है, लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होता है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिटेल में हैं, तो सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं, तो आप अच्छे से उन्हें सुन लीजिए। ठीक है, अंतरिक्ष में वजन जो है लगभग शून्य होता है, लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो किलोग्राम होती है, जबकि वजन की इकाई क्या होती है? वो न्यूटन होती है। इसकी जो इकाई होती है द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? वो होती है किलोग्राम, ठीक है। और जबकि वजन की इकाई क्या होती है? तो इसकी वजन की इकाई होती है न्यूटन। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, वजन एक प्रकार का बल है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए, गंगा का उद्गम जो है कहाँ से होता है? गोमुख से, बद्रीनाथ से, मानसरोवर से, या केदारनाथ से? बताइए। गंगा के बारे में अभी हमने पिछले वाले सवाल में भी बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जाह्नवी के नाम से निकलती है, फिर आगे जो है भागीरथी के नाम से आगे बहती है, और जगाधरी हरियाणा में पहली बार मैदानी क्षेत्र में उतरती है। इसके बाद की सारी घटनाएं मैंने आपको पिछले सवाल में आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अलकनंदा के मिलने के बाद जो है इसे गंगा कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर था? बताइए, मोहनजोदड़ो का जो हड़प्पा सभ्यता का नगर था वो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थल है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये भी चीज़ भी मैंने आपको बता दिया है। शहर की योजना जो है ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। यहाँ की जो शहर की योजना है, शहरी योजना जो है किस सिस्टम पर आधारित थी? तो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, ठीक है। ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। ये भी सवाल पूछा गया है, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये भी सवाल पूछा गया है। और यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार यहाँ की जो है मुख्य विशेषता है। यहाँ से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की जो थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें मैंने पीछे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। चलिए, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो ये क्या है? जूल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा और ऊष्मा दोनों की इकाई क्या मानी जाती है? अगर ऊर्जा हो या ऊष्मा हो तो दोनों की इकाई क्या हो जाएगी? तो वो होगी जूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कैलोरी जो होती है कितने जूल के बराबर होती है? ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं। एक कैलोरी जो है 4.184 जूल के जो है बराबर होती है,
जूल के बराबर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा वस्तुओं के तापमान में परिवर्तन लाती है। और जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा संबंधी कार्य जो है किए हैं, यानी इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था, ऊर्जा से संबंधित था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल का। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। हमारा अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो दोस्तों कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का इसका जो है क्षेत्रफल है, यह ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है इसका जो बड़ा हिस्सा किससे संबंधित है, थार मरुस्थल से संबंधित है। ठीक है, थार मरुस्थल, यहाँ पर जो अधिकांश क्षेत्र में थार मरुस्थल है। और इसकी राजधानी जयपुर है। कृषि, खनिज और पर्यटन के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है, जैसे राजस्थान तो जो है पहले नंबर पर आ गया, राजस्थान जो है पहले नंबर पर। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आपको नज़र आएगा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर, फिर आपको नज़र आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पर आएगा अपना उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ आपको ये क्रम जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये क्रम भी जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, 2025 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? 2025 में भारत रत्न जो है किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को, आशा भोसले को, MS स्वामीनाथन को या लता मंगेशकर को? किसको प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 2025 में किसको प्रदान किया गया है? तो MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। इनके बारे में आप सभी लोगों ने निश्चित तौर पर सुना होगा, पढ़ा होगा। ये भारतीय हरित क्रांति के जो है जनक माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, अच्छा, विश्व स्तर पर किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर तो किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऊंची पैदावार वाली जो गेहूं और धान की किस्में थी, उनके विकास में जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। भारतीय कृषि उत्पादकता में क्रांतिकारी सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। ठीक है, और दुनिया में सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिकों में इनका नाम शुमार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, लेह, बीकानेर या बाड़मेर? बताइए तो कौन सा है? तो दोस्तों लेह का, लद्दाख का जो लेह क्षेत्र है वो भारत का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। लेह में वार्षिक वर्षा जो है सबसे कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। और यह जो है शुष्क ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। और वर्षा छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र भी इसे जो है समझा जा सकता है। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट जो है मुख्य स्थलीय भूभाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, ऊर्जा का रूपांतरण किससे नहीं होता है? बताइए, ऊर्जा का रूपांतरण किससे नहीं होता है? बैटरी से, पंखा से, सौर सेल से? आपको दर्पण से ऊर्जा का रूपांतरण नहीं नजर आएगा क्योंकि बैटरी में क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा को आप संरक्षित कर सकते हैं, फिर उसको आप दूसरे तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पंखे में विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। सौर सेल में जो सौर ऊर्जा है उसको फिर आप विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इन तीनों से तो क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन शीशे से थोड़ी होता है, दर्पण से थोड़ी होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अच्छा थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे बैटरी है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, और जबकि पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और सौर सेल में जो प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, 2025 में महिला ODI विश्व कप किसने जीता है? बताइए, 2025 में महिला विश्व कप जो है ODI का जो हुआ है
अभी भारत में हुआ था, तो किसने जीता है? तो ध्यान रखिए किसने जीता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भारत की बेटियों ने जो है इस वर्ल्ड कप को जो है अपने नाम किया है। मेंस की टीम 2023 में खेली थी, ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, लेकिन भारतीय टीम के प्लेयर्स ने, महिलाओं की टीम्स ने इसको जो है अपने नाम हासिल कर लिया है। ठीक है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये ODI विश्व कप का 2025 में आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो भारत में हुआ था। भारत में आयोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोजन भारत में हुआ था। ठीक है। भारतीय टीम ने फाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और किसको हराया है? तो किसको हराया है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। अफ्रीका को हराया है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि भारत में जो है ODI का महिला विश्व कप का जो फाइनल हुआ है किन दोनों टीमों के बीच हुआ है? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसी में लौरा वुल्फोर्ड ने एक बार फिर से दोस्तों शतकीय पारी खेली थी, बहुत अच्छी पारी खेली थी। ठीक है। तो ये भारत के लिए काफ़ी गौरव वाला पल था। तो ये चीज़ आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए हमारा अगला सवाल, सप्त सिंधु प्रदेश किस वेद में वर्णित है? बताइए, सप्त सिंधु प्रदेश जो है किस वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? बताइए। तो दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश का जो जिक्र है किसमें किया गया है? वह ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। सप्त सिंधु का जो क्षेत्र है आर्य सभ्यता के प्रारंभिक निवास का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। यह वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जो है इस क्षेत्र का जो है पाया जाता है, यानी कि दोनों की भूमियों पर इसका जो है क्षेत्र पाया जाता है। ऋग्वेद में नदियों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें सरस्वती नदी का उल्लेख जो है ध्यान रखिएगा सर्वाधिक बार मिलता है, 3 बार मिलता है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है, सरस्वती को। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? तो 3 बार। जबकि आपने लोग जो है गंगा को मानते हैं, गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी मानते हैं, लेकिन गंगा का उल्लेख कितनी बार है? तो 2 बार मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको पता ही है। पता क्या, अभी मैंने पिछले वाले सवाल में बताया भी तो था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा या महानदी का डेल्टा? बताइए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, क्योंकि गंगा नदी जब पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक नदी, और यहाँ पर आपको नाम भी लिख देता हूँ, पद्मा। यहाँ पर गंगा नाम है इसका, लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम के क्षेत्र में जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये जो है जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना के नाम से। ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम रहता है इसका। ठीक है। और ये जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो आगे पद्मा के नाम से बहती हैं, लेकिन इसमें एक अन्य नदी आकर के मिल जाती है, मेघना। और फिर बाद में मेघना के नाम से यह नदी जो है अपना जल कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और इसी के पास जो है एक बड़ा डेल्टाई क्षेत्र बनता है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण जो है इसको सुंदरवन डेल्टा का नाम दिया गया है। ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, ऊष्मा किस माध्यम में नहीं फैल सकती? बताइए ऊष्मा जो है किस माध्यम में नहीं फैल सकती है? निर्वात में, ठोस में, द्रव में या गैस में? तो दोस्तों किस में नहीं फैल सकती है? तो निर्वात में ऊष्मा जो है नहीं फैल सकती है। ऊष्मा का संचलन व संवहन द्वारा निर्वात में नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मा के संचरण के लिए कितने प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे संचलन होता है यानी कि, और उसके बाद संवहन होता है, यानी संचलन किस प्रकार से ऊष्मा एक रूप से इधर ऐसे बढ़ सकती है। ये संवहन जब होता है तो ऊष्मा ऊपर और नीचे के रूप में जो है ऐसे बढ़ती है, संवहन के रूप में ऊपर बढ़ना होता है, तो ऊपर के रूप में भी ऊष्मा का जो है रूपांतरण हो सकता है। लेकिन निर्वात में क्या है? निर्वात में ऊष्मा संचलित नहीं होती है। ठीक है। ठोसों में ऊष्मा का जो संचलन होता है किसके द्वारा होता है? तो चालन के द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन के द्वारा होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। ठीक है। द्रव और गैस में किस रूप में होता है? तो ये संवहन के द्वारा होता है।
द्रव और गैस में जो है ऊष्मा का संचालन किस रूप में होता है? तो ये संवहन के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा। अच्छा, जैसे आपने किसी एक पात्र में जो है पानी रख दिया है और उसे जब गर्म कर रहे हैं तो ऐसे क्या होता है, पानी ऊपर की ओर जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। ये संवहन की प्रक्रिया है जिसके कारण जो है ऊष्मा ऊपर की ओर जा रही है और परिवर्तित हो रही है, ठीक है, ट्रांसफर हो रही है। निर्वात में केवल विकिरण से ऊर्जा यात्रा कर सकती है, ऊष्मा स्वयं ऊर्जा मतलब ऊष्मा यात्रा नहीं कर सकती निर्वात के क्षेत्र में, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अच्छा, सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो पृथ्वी पर कैसे आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। और विकिरण में भी कौन सी तरीके से? लघु तरंग विकिरण के रूप में, लघु तरंग विकिरण के रूप में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जाती कैसे है? तो वो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल, 2025 में G20 समिट की मेज़बानी किस देश ने की है? बताना है आपको, ब्राज़ील, भारत, जापान या दक्षिण अफ्रीका। तो किसने किया था? तो ब्राज़ील ने किया है। 2025 में जो है G20 समिट की जो है मेज़बानी किसने करा है? तो ब्राज़ील ने करा है। तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो है ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब ब्राज़ील ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी थी। यह कब पहली बार है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम था ये, ठीक है। और बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु और विकास पर काफ़ी चर्चा की गई। भारत, अमेरिका, चीन सहित 20 देशों ने जो है इसमें अपनी भागीदारी दिखाई है। और दक्षिण अमेरिका के लिए यह बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जाती है कि दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में जो है G20 समिट जो है आयोजित हुआ, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक देश कौन सा था? बताइए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक देश पूछा जा रहा है। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि सवाल में थोड़ा सा ट्रैप नज़र आ रहा है। बताइए, मेसोपोटामिया, मिस्र, रोम या फारस? बताइए। यानी कि सिंधु सभ्यता के समय जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वो मुख्य रूप से किस देश के व्यापारी थे, किस सभ्यता के व्यापारी थे? तो कौन से देश के थे? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो व्यापारी थे, सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ ज़्यादातर वो व्यापारिक संबंध बनाकर रखते थे। अच्छा, वो व्यापार किस चीज़ का करते थे? तो मोती का करते थे, तांबा का करते थे और कीमती जो पत्थर होते थे उनका करते थे, ठीक है। सिलेंडर, सील और मिट्टी के पात्रों में जो है इनकी काफ़ी समानता मिलती है सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोगों के जो सभ्यता थी उसमें, ठीक है। अच्छा, समुद्री व्यापार स्थल जो था लोथल मुख्य बंदरगाह होता था इनका। अच्छा, समुद्री माध्यम से जो व्यापार करते थे, समुद्री जो व्यापार करते थे किसके माध्यम से करते थे? तो लोथल के माध्यम से करते थे। अच्छा, लोथल बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोनों सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों सभ्यताएं समकालीन मानी जाती हैं, समकालीन मानी जाती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये बताना है आपको, माजुली द्वीप, लक्षद्वीप या अंडमान। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये माजुली द्वीप है, आपको पता ही होगा क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में, यहाँ पर जब भारत में असम में बह रही होती है तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ इसमें से आकर के मिल जाती हैं दोनों तरफ से। तो नदी में क्या है, मलबा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नदी में ऐसे मलबा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। फिर ये नदी क्या करती है, अपना यहाँ से रास्ता जो है ये बदल लेती है, ऐसे ऐसे रास्ता ये बदल लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक द्वीप निर्मित हो जाता है। फिर से ऐसे ही कई बार ऐसे चीज़ें होती हैं, फिर से ऐसे नदी अपना रास्ता ये बदलती नज़र आती है, ठीक है। इन्हीं को जो है नदी द्वीप कहा जाता है। और ये नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, माजुली द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले ब्राज़ील की एक अरागुइया नदी पर एक द्वीप था, उसे माना जाता था, लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यही है अपना, ये कौन सा है? माजुली द्वीप, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये नदी द्वीप सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह द्वीप जो है बना हुआ है, ठीक है।
और कहाँ पर है, असम में है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। वैष्णव संस्कृति और संतरा परंपरा यहाँ की जो है प्रसिद्ध है। अत्यधिक कटाव से इसका जो है क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। अच्छा, 2016 में जो है इसको एक जिले के रूप में भी मान्यता दे दी गई थी। यह इतना बड़ा द्वीप है, जिले के रूप में जो है इसको मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण बनता है? दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस कारण की बनता है? अभी आपने एक सवाल का अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा है तो निश्चित तौर पर ये आप कर पाएंगे। बताइए, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या विकिरण? तो दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण से बनता है? तो परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जो हैं परावर्तित होकर प्रतिबिंब को बनाती हैं, और प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और परावर्तन का नियम जो है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी कि आपतन कोण जिस कोण, जैसे ये आपका ये दर्पण का क्षेत्र है, तो जैसे जिस कोण के साथ ये आपतन किरण आती है तो उसी कोण के साथ ये क्या होगी? उसी कोण के साथ ये क्या होगी? परावर्तन भी होगा इसका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पर ये आपतन कोण है, आपतन कोण, और ये क्या है? परावर्तन कोण। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दर्पणों का उपयोग जो है दूरबीन और वाहनों के बगल में जो है इनको किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आप उपयोग जो आगे सवाल आएंगे उनमें मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चलिए 2025 में भारत का अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट जो है आईएमएफ के अनुसार क्या है? बताइए बताइए क्या हो जाएगा? आईएमएफ के अनुसार जीडीपी ग्रोथ कितनी है 2025 में भारत की? तो कितनी है? तो ये है दोस्तों 6.3%। कितनी है? 6.3% बताई गई है। और भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। घरेलू मांग और निवेश में जो है लगातार वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लगभग 53% के आसपास जो है इसका योगदान नज़र आता है। और भारत की जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, चलिए। अच्छा, आरबीआई के अनुसार कितनी है? आरबीआई के अनुसार भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई जो या अन्य संस्थाएं हैं उन्होंने 6.5% की जो है ये वृद्धि को अनुमानित किया है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पर थार लिखा है, लेकिन यह थार का मरुस्थल होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, सहारा या कोल्ड डेजर्ट या कोई नहीं? बताइए। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? थार का मरुस्थल हो जाएगा। ये मुख्यतः कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ये आपको हमने पहले भी बताया था ये चीज़। ठीक है, राजस्थान में है। यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और रेत के जो टीले हैं और शुष्क जलवायु यहाँ की मुख्य विशेषता मानी जाती है। अगर भारत में सबसे अधिक तापांतर कहाँ पर पाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। सबसे अधिक तापांतर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। यानी कि दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 40 डिग्री के आसपास हो जाएगा, और फिर रात के समय में तापमान कितना आ जाएगा? 14 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे तापांतर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बताइए। रिस्टोर नेचर, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस, सेव द ओशन। बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका थीम क्या थी? तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन और एंड ड्रॉट रिजिलियंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण को रोकने पर आधारित थी यह थीम जो थी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के सुधार पर जोर दिया गया है इसमें। दुनिया में तेजी से भूमि का जो क्षरण हो रहा है, इसी वजह से इस थीम को जो है रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हर साल थीम कौन रखता है? तो यूनेप रखती है।
यूनेप थीम रखती है। ठीक है, यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है यूनेप का फुल फॉर्म है। ये हर साल जो है इसकी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखती है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें आज हमने अच्छे से आप सभी लोगों से डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ सारी चीज़ों को किया है। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है। इस टेस्ट पेपर में देखिए आप सारे सवालों के जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। इनमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, आप समझ सकते होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ, छोटी बहन के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट जो है हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का कारण बनता है। तो और आपको यहाँ पर आगे की जो भी क्लासेस आपको समय पर मिल जाएं, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और जो होम गार्ड की वैकेंसी और एसएस उससे जो है आरआरबी से संबंधित जो भी सारी क्लासेस होंगी आप सभी लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों आपका थोड़ा सा सपोर्ट जो है हमें अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर ही होगा। हम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे ज़रूर बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, है ना। धन्यवाद।